नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा करके आए और उस 5 देशों की यात्रा में हमने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। टाइमिंग पर भी सवाल है। पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और सोशल ग्रुप्स में डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आज हम जो इस प्रधानमंत्री की पद यात्रा की जो 5 देशों की यात्रा हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं शंकर लाल जी चौधरी, जिनको आप सब जानते हैं। और ये एमएल कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के प्रदेश के सचिव हैं। आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं कई सालों तक, मतलब 30-35 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं आप सरकार के। और अब इन सारे विषयों पर आप चर्चा करते हैं। तो मैंने आज देखा कि 5 देशों की यात्रा हो गई। अब इस बार इन यात्राओं पे बड़े सवाल उठे। सवाल इसलिए भी उठे कि पारदर्शिता की कमी है। पहला सवाल तो मेरा यही है चौधरी साहब कि सरकार का 5 देशों की यात्रा का एजेंडा क्या था। कोई विस्तृत कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी कि हम किस किस, और बल्कि ये भी कि पहले उनका मिस्र और उधर जाने का भी प्रोग्राम था और फिर वो यूरोप की यात्रा पे निकल गए। तो मतलब बहुत ही मिसमैनेज्ड यात्रा थी। दूसरी बात यह कि यूएई और ईरान में अभी बहुत ज्यादा टसल चल रही है और दोनों एक दूसरे पर बमबारी भी कर रहे हैं। फिर ऐसे समय में यूएई के साथ की यात्रा करने का क्या औचित्य है। अ, आगे चलें तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाए हैं वो हम सारे भारतीयों को शर्मसार करने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री को शर्म आए या नहीं आए, लेकिन हम सबको शर्मसार करने वाले हैं। और नॉर्वे की उस महिला ने जो प्रश्न किया उसका जवाब उत्तर क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कोई बड़ा प्रश्न नहीं था वो कि जिसका जवाब नहीं दे सकते थे। हाँ ना में कुछ भी बोल सकते थे। तो न बोलने से जो विवाद पैदा हुआ, और हमारे देश की जो मीडिया है और जो दूसरे लोग हैं वो उसको, उस महिला को जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही घिनौनी चाल है। और नॉर्वे के ही एक पत्रकार ने प्रेस ब्रीफिंग में जो सवाल उठा कि हम भारत पर विश्वास क्यों करें, इसके ऊपर जो जवाब हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से आया वो बहुत ही लचर था। मतलब आपको सवाल क्या पूछा और आप जवाब क्या दे रहे हैं। आपने संविधान की बात की, आपने पुरानी जमाने की सभ्यता पता की नहीं बात। सभ्यताओं की बात करनी। अरे भाई, आज क्या हो रहा है वो ये पूछ रहा है कि आज क्यों हम विश्वास करें। ये बात ठीक है कि आपका संविधान है, उसमें सब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, पर लागू हो रही है क्या, जमीन पर क्या हो रहा है। 5-5 साल तक लोगों की जमानत नहीं होती है, उसके ऊपर जवाब दीजिए ना। तो वो कुछ नहीं था। तो इन इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सब प्रश्नों के सिलसिलेवार हमारे दर्शकों को भी बताएं और हमारे भी भ्रम साफ करें। तो चौधरी साहब, आपका बहुत धन्यवाद बहुत स्वागत। हिम्मत जी। आपने बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न किया। ये सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे दौर में जब देश में एक तरह की आर्थिक अफरा तफरी मची हुई हो और एक तरह से अघोषित आर्थिक इमरजेंसी जैसी लग गई हो, जो जिसमें अफरा तफरी खुद प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से, उस कथन से आई कि बहुत मुश्किल समय है, हमको सोना नहीं खरीदना है और तेल ज्यादा खर्च नहीं करना है, माने पेट्रोल डीजल का खर्च नहीं करना है। नहीं नहीं, खाद्य और तेल भी। खाद्य तेल पर भी आपको
तो एक तरीके से ये चेतावनी है, एक इसने एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए। और हमने देखा कि जैसे थोड़े दिन पहले गैस के लिए स्थिति थी, वैसे ही अगर सरकार की बात माने कि तेल की कोई कमी नहीं है, फिर भी पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोग खाने का तेल भी, मैंने आज ही मुझे पता चला, एक दो मित्र कह रहे थे मैं तो यार एक टिन ले आया खाने के तेल का, पता नहीं बाद में मिले कि नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी। तो ये एक बात तो ये कि ये कोई यात्रा, ये जो यात्रा हुई है इसके बारे में कोई चर्चा मीडिया में सुनी नहीं थी, न सरकार की तरफ से कोई बात आई, और अचानक से ये यात्रा निकल गई। और दूसरी बात, कोई एजेंडा, जैसे आपने कहा कि क्या एजेंडा था, तो कोई एजेंडा भी इसमें, ये मीटिंग होने के बाद ये सारे सारे देशों में जाके जो अपेक्स लेवल की मीटिंग्स हुई जो हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ में, उससे भी कोई चीज बहुत उभर के नहीं आई कि क्यों यात्रा की गई। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और बहुत तरह की बातें मेरे मन में भी आ रही हैं कि क्यों हुई होगी। तो एक तो मुझे ये लगता है कि माने जो घर पे यहाँ जो नीट का जिस तरीके से पेपर लीक हुआ बड़े पैमाने पर देश भर में, मोदी जी और उनके भक्त लोग मोदी जी को महान बता रहे, मोदी जी को एक अच्छा प्रशासक बता रहे, और देश की सबसे बड़ी परीक्षा एक तरीके से कहा जाए, नीट जैसी परीक्षा लीक हो गई, जिसको और कोई रास्ता नहीं मिला, और ये पता चल गया कि ये वास्तव में लीक कराई गई है, और इसमें बहुत सारे इन्हीं की पार्टी के लोग, आरएसएस से जुड़े हुए शिक्षक लोग, ऐसे लोग महाराष्ट्र से खास तौर से जो लोग हैं और राजस्थान से जो लोग हैं उससे मिले हुए थे। तो मुझे लगता है कि एक तो इस माहौल से, इस आलोचना से थोड़ा दूर रहने का भी एक एक बहाना मुझे लगता है कि क्या क्या जवाब दें देश में। अब तो चुनाव भी हो गया, किस बहाने देश में ठहरें, और कोई प्रश्न आए मीडिया में नहीं भी जवाब दें तो कसमसाहट होगी। तो मुझे लगा एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो बड़ा है कि यही रहा होगा कि जलाओ, बना लेते हैं विदेश की यात्रा, चले चलते हैं, चुनाव तो करवा ही लिया, अब कोई जरूरी काम तो वैसे भी प्रधानमंत्री के बिना रुकता नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री वस्तुतः शासन चला नहीं रहे हैं, शासन तो चला रहे हैं पूंजीपति, उनकी जो आर्थिक परिषद है वो चला रही है। वो तो मोदी जी तो खाली जैसे वो साइन करने वाली बात रह गई है, वो मैनेजमेंट कमेटी, हमारे पूंजीपति और दूसरे कॉरपोरेट्स हैं उनकी एक तरीके से मैनेजमेंट कमेटी ही बनी हुई है वो। तो एक तो ये बात है कि इससे बचने के लिए जो टाइमिंग की बात आपने कही, और ऐसे इस तरह के जो बहाने होते हैं या इस तरह के जो उद्देश्य जब होते हैं, तो एजेंडा भी कोई बड़ा नहीं होता, एजेंडा भी कुछ ना कुछ तो बनाया ही जाता है, लेकिन स्पष्ट एजेंडा उसमें होता नहीं है। दूसरा, मैं कुछ मित्रों से बात कर रहा था, जैसे आपने पूछा ऐसे ही कि क्या कारण रहा होगा कि ऐसे टाइम में मोदी ने यात्रा। तो एक हमारे दोस्त ने कहा जो थोड़ा पॉलिटिकली भी चीजों को देखते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी दुनिया में काल्पनिक तौर से अपने आप को महान नेताओं में नेहरू की तरह से महान, नेहरू तो वास्तव में थे, वो काल्पनिक तौर पे अपने आप को दुनिया का महान नेताओं में से शामिल मानते हैं। अब जो दुनिया के पैमाने पे आज जो अफरा तफरी है, जो जिस तरह की स्थितियां हैं, और उसमें पुतिन चाइना जाके मिल रहा है, राष्ट्रपति ट्रम्प जो अमेरिका का, वो चाइना में जाके मिल रहा है, पाकिस्तान कुछ कॉन्क्लेव करा रहा है, ऐसे में मोदी जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा साइकोलॉजिकली कि हमारी कोई पूछ ही नहीं है, तो हम भी कहीं न्यूज में, मीडिया में हम भी कहीं जाएं तो गणना तो हो सकता है। मुझे भी लगा इस बात में कि कहीं उनके मन में ये हो कि तो मैं तो छोटा नहीं दिखने लग जाऊं, तो मैं भी एक बड़ा नेता हूं, और देश के लोग समझे देखो इतनी इसमें, मैं भी कुछ बात इसी संबंध में यूएई गया हूं तो वहां कुछ करने ही आया हूं। लेकिन जो मुझे असली जो एजेंडा लगता है वो मुझे लगता है जैसे यूएई की जो, यूएई एक ऐसा कंट्री है, आपने ठीक ही कहा, जो एक तरीके से अमेरिका का एक दलाल कंट्री बन वो के तो रह गया ब्लॉक है। तो हो गया ना सर, और इसराइल, वही यूएई वही और मैं कह रहा अमेरिका, हूं, और भारत उसमें शामिल हो गया, मेरे को शामिल तो ये हो गया। लगता है। तो जब आपके ऊपर ये संकट आया हुआ है कि ईरान से आप तेल ले रहे थे, उस पर प्रतिबंध लग गया है, और वो इसलिए लग गया है कि आप ये युद्ध शुरू होने से पहले, एक दिन पहले इजराइल में जाके आए, और उसका एक कारण ये हुआ कि आपके जहाज फंस गए, कुछ दो जहाज आपके डूब गए, हो सकता उन पे हमला नहीं हुआ होगा, दूसरे कारण रहे होंगे उस तरह से, वो दुश्मन के जहाज नहीं माने गए होंगे, लेकिन
फिर भी ये तो रहा ही कि भाई ये हमारे मित्र देश नहीं है, इसलिए आपके बड़ी संख्या में जहाज रुक गए, आपके यहाँ तेल का गैस का संकट खड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में संभालने के लिए आपको बात तो ईरान से करनी चाहिए कि भाई हम तो कोई आपके दुश्मन देश नहीं है, आप कृपया हमें तो आने दीजिए। वहां का दौरा करते तो समझ में आते, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू देश, और जिसपे तेहरान जिससे परेशान है कि अमेरिका का वहां अड्डा बना हुआ है, नियरेस्ट अड्डा उसी देश में है, बहुत सारे अड्डे हैं बल्कि उस देश में, और उस देश में वहां के शासक से जो अमेरिका का दोस्त है जाके आपको ऐसे समय में मिलने की क्या जरूरत पड़ी। मुझे इसका एक क्लू ये लगता है कि इनके माध्यम से, और चूंकि अडानी का भी यूएई में इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका में जो बहुत समय से अडानी पे एक तलवार लटकी हुई थी, उसके माध्यम से चूंकि उनकी निकटता मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के व्यक्तिगत मित्र ही नहीं, मुझे लगता है उनके बहुत सारे दूसरे हित भी साथ साथ हैं, तो इसके चलते उनको उसके लिए निकालना बहुत जरूरी था। और इसी दौर में हम देखेंगे कि वो सौदा हुआ कि जो उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो राष्ट्रपति के चाहने वाले, वो जो प्रोसिक्यूटर्स मानी जो मुकदमा चलाने वाली एजेंसी है, उनको ही हायर कर लिया गया। और फिर एक सौदा हुआ आपराधिक मामले में कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां, जहां 18,000 लोगों को लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। 10 लाख क्या डॉलर क्या है सर, वो वो मिलियन डॉलर क्या है? मिलियन डॉलर का। तो और उसके अलावा जिन लोगों को, जिन कंपनियों को वो जो सूचना उन्होंने भारत में रिश्वत दी गई है अडानी की, इस बात को छिपाया गया, तो इससे जिन कंपनियों को नुकसान हुआ शेयर बाई करने में और उसके छिपाने में, उनको उनको कंपेंसेशन देने पर भी बाध्य हुआ। और इन दोनों चीजों पे वहां सौदा हुआ। मुझे लगता है ये दोनों चीजें कहीं कहीं लिंक्ड है। सामने एकदम तो चूंकि हमारे सामने कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे टाइम में ये सारा दोनों चीजें साथ साथ होना, ये मुझे लगता है कि यहाँ रहते तो आलोचना का भी शिकार बनते। दूसरा, उस दूसरे देश में बैठ के वो सीधी भी बातचीत वहां, उस जो जो इंटरलॉकिंग उसकी हो रही थी सारी वार्ता की, हो सकता है उनके साथ वहां बैठ के आसानी से बात हो रही हो। ये मेरे मन में बात बार बार आती है, जो एक तरीके से इसमें किसी तरह का देश हित नहीं, बल्कि मोदी जी के मित्र का हित इसमें निहित था। यूं तो सर नॉर्वे की यात्रा भी यही बता रहे हैं कि ये अडानी का वो जो है वो दूसरे उसमें मैं आ रहा हूँ। दूसरा, जो नॉर्वेजियन पेंशन फंड है, जो सोरेन फंड कहलाता है वहां पे, उसने अडानी जी के इन्वेस्टमेंट्स को एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था, और वो अडानी जी ब्लैक के लिए लिस्टेड कर ब्लैक दिया है। लिस्ट कर दिया था। वही ब्लैक लिस्टिंग का एक धब्बा उनके ऊपर हो गया था, और इसके कारण उनके बिजनेस इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे थे। तो वो नॉर्वे के साथ में अचानक जाना, नॉर्वे के साथ हमारा कोई बड़ा व्यापार नहीं, लेकिन वो, और वहां केवल वो एक ही बात होना, वहां के कोई बहुत बड़ा नॉर्वे नॉर्वे के साथ सामने ऐसी कोई बात आई नहीं कि नॉर्वे से क्या हम उसको क्या एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से क्या हमारे यहाँ इंपोर्ट होगी, कोई बहुत बड़ा हमारा उनके साथ व्यापार भी नहीं। तो नॉर्वे को इस यात्रा में जोड़ लेना, और 5 देशों की यात्रा में लगना, जैसे यूएई में अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव वो यूएस का डील करने जैसी लग रही है, यहाँ तो साफ साफ सीधा है कि वो अडानी के लिए जो उन पे बैन था, वो एक तरीके से हटाने की बात उन्होंने वहां उस पे जो ब्लैक लिस्टिंग किया से हटाने की बात आ गई। तो ये तो एक तरीके से जो यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो अडानी के लिए, अंबानी के लिए ही काम कर रहे हैं, बात तो स्थापित हो जाती है। तो देश हित कोई नहीं था, अडानी का हित था, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। दूसरा, उल्टे नॉर्वे जाने का इंटरनेशनली हमारे देश की बहुत फजीयत हुई, क्योंकि नॉर्वे की जो प्रेस है, प्रेस इंडेक्स में नंबर 1 है, और हम लोग 157 पे हैं। खासतौर से फिसलन हुई वो मोदी जी के समय में, 12 साल के दौर में हुई है, वरना तो हम कहीं 110 के आसपास टिकते थे, 120 के आसपास तो रहते ही थे, तो 157 पे जाके टिके। और ऐसे में जो जो उनका जॉइंट स्टेटमेंट था, और वो प्रेस के सामने हुआ, और आमतौर पे ऐसे समय में प्रेस से क्वेश्चन लिए जाते हैं, और मोदी जी जो बिना प्रेस से क्वेश्चन लिए ही चल पड़े, शायद जैसे वो दूसरी जगहों पे मैनेज करते हैं उसी तरह से उनको लगा होगा मैनेज हो जाएगा, और वहां सरकार को भी संभवतः उन्होंने कह के मैनेज किया होगा, इतना बड़ा सौदा जब किया है। लेकिन वहां की प्रेस तो बहुत फ्री है, और एक साधारण सी दिखने वाली जो वहां की जो प्रेस। पत्रकार थी, उसने चलते चलते एक खुली आवाज में, जो कि बहुत स्पष्ट सुनाई दी, उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप दुनिया की फ्रीएस्ट, सबसे स्वतंत्र प्रेस से क्वेश्चन क्यों लेना नहीं लेना चाहते हैं,
और मोदी जी कुछ नहीं बोले, ने मुड़ के देखा और सीधे थे और गति बढ़ा के अंदर चले गए। तो उससे बहुत फजीयत देश की हुई और पूरी दुनिया में फिर से ये बात खुल गई कि किस तरह का शासन हमारे यहाँ देश में, किस तरह का प्रजातंत्र हमारा रह गया है। तो मुझे तो लगता है कि फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हुआ है। तो ये तो टाइमिंग और ऑब्जेक्टिव वाली बात है। अब कहने को कुछ बात अगर हम ये करें तो मोदी जी के प्रशंसक देश हित की बात कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया के जरिए ये बात कही गई है कि मोदी जी लगभग $40 बिलियन के सौदे वहां करके आए हैं, जिनमें $5 बिलियन क्या कहना चाहिए यूएई के साथ है। और ये दिखाया गया है कि इटली, जो उनके एक तरीके से जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां मुसोलिनी से आरएसएस ने अपनी आइडियोलॉजी ली, हिटलर और मुसोलिनी, उसमें खास तौर से मुसोलिनी, उनकी जो वैचारिक जो पर पितामह है वहां जाके आए थे, वो तो तो आरएसएस का फॉर्मेशन ही उसी से हुआ। फॉर्मेशन उनको देख के हुआ। तो उनको, और चूंकि आजकल उसी विचारधारा की ही सरकार, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी जो है वो वहीं की उसी विचारधारा से बिलोंग करती है, दक्षिणपंथी हैं। तो दक्षिणपंथी सरकार के साथ में दक्षिणपंथ की जाके बात, मुझे लगता है कि चूंकि वो बड़ा देश है और उन अकेले के साथ में ये बात हुई कि वो अगले 2029 तक, मानी 3 साल में जो जो व्यापार, सामान्य बायलेटरल व्यापार है, उसको $20 बिलियन तक ले जाएंगे। और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सामान्य पार्टनरशिप से, जो हमारी उसके साथ में साझेदारी है व्यापार की, डिफेंस की, टेक्नोलॉजी की, ग्रीन एनर्जी की, हाइड्रोजन एनर्जी की, ये सारी बातें करके वो $20 20 अरब तक वो व्यापार ले जाएंगे। ये हुआ तो है, लेकिन वो कैसे ले जाएंगे? लेकिन ये उसको कवरअप के रूप में मुझे लगता है इस्तेमाल करने की कोशिश की है, क्योंकि बाकी जो देश हैं उनके साथ तो इतना बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता था। यूएई जैसे देश, जो कि आर्थिक रूप से संपन्न देश है, केवल $5 अरब का इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें, इसमें छेद इसलिए भी दिखता है कि इसमें कोई नई कंपनी नहीं है। वो 50 लगभग 50 उन सीईओ, उन कंपनीज की सीईओ से मिल रहे हैं जिनका बिजनेस ऑलरेडी भारत में है। तो कोई नई बात नहीं है उनके, वो बिना उसके जाए भी यहाँ भी उनके लोगों से वो बात कर सकते थे। उसके लिए इस विदेश यात्रा की तो मेरी सम्मति में तो किसी तरह से कोई जरूरत थी नहीं, बिल्कुल। और जहां तक आपने कहा कि नीदरलैंड्स के अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थे, ने बात उसने कही तो है वो। बहुत ही फजीयत कर दी। हाँ। उससे साफ लगता है कि उन्होंने ये भी नहीं चुना इस जल्दबाजी में कि वहां का प्रधानमंत्री का जो टेम्पर है प्रजातांत्रिक, वो किस तरह का है। उन्हें तो साफ ही कह दिया कि आपके यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है और मानवाधिकारों को वहां कुचला जाता है। तो ऐसी ऐसी बात, जिससे आप मिलने गए, वो एक तरीके से आपको उलाहना दे रहा है। तो ये तो एक और बड़ी फजीयत हो गई। तो कुल मिला के तो उसमें कोई राष्ट्रहित वाली बात नहीं, बल्कि उल्टा इनका जो एक कहना चाहिए अक्खड़पन है या राजनीतिक नासमझी है विदेश मामलों में, तो उससे फजीयत हुई है देश की। इससे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई दिखता लाभ तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वीडन के साथ भी तो कोई बहुत ऐसा आया नहीं, स्वीडन के साथ क्या बात करके आए हैं, क्योंकि स्वीडन बेसिकली डेयरी उत्पादन वाला देश है। स्वीडन फिश के उसको वाला देश है। तो डेयरी और फिशरीज तो हमारे यहाँ से तो एक्सपोर्ट करने की बात होती है। उस देश से जाके क्या क्या डील करना चाहते थे, ये तो बिल्कुल ही कहीं स्पष्ट ही नहीं हुआ। और उनके साथ कितने $बिलियन का सौदा हुआ है, क्या उनको बेचा जाएगा, क्या उनसे खरीदा जाएगा, इस बारे में कोई बहुत ज्यादा विस्तार से कहीं आया भी नहीं है। तो बहुत ही अजीब सी स्थिति इस सारे दौरे के बारे में कही जा रही है। तो ये कुछ चीजें जो यहाँ के भक्त लोग और सरकार कुछ कह सकती है, वो वाली बात है। सर, बाकी एक तो कुछ फजीयत का बड़ा कारण जो है हमारा विदेश मंत्रालय भी रहा है। और जिस तरह का उसने जवाब दिया, वो तो बहुत ही लचर था, मतलब वो कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत, वो जो इनके जॉइंट स्टेटमेंट के समय जो फजीयत हो गई, उसको कवर अप करने कवर के अप लिए करने के किया लिए गया। किया था वो। और उसमें फजीयत जो हुई, जो उनका बोलने का ढंग था अधिकारी का, वो तो बहुत ही हाँ, खराब वो था। बहुत ही गंदा। और उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया कि हम बाध्य नहीं है कि आपके प्रश्न का जवाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने प्रश्न पूछ लिया, तो प्रेस। जवाब देने का प्रिविलेज मेरा है कि मैं कैसे जवाब दूं, घुमा के दूं, सीधा दूं। जबकि वो बार बार वो कह रहे थे कि आप जो जवाब दे रहे हैं
हमने सीधा प्रश्न पूछा है कि आपके यहाँ पे आप पे कैसा भरोसा किया जाए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है आपके यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे, अल्पसंख्यकों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, और जो आपकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पे कार्रवाइयां आपके कठोर कानूनों के तहत हो रही है, तो कैसे आप, विश्व समुदाय आप पर कैसे विश्वास करे। तो वो विश्वास दिलाने की बात पे उस अधिकारी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। वो घुमा घुमा के 5,000 पुरानी सभ्यता, हम इतनी पुरानी सभ्यता है, और ये हमने कोविड में ये किया, कोविड, जबकि कोविड में तो हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट था, और आप ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया को कोविड में बांटा, तो सारे सब लोग तो कोविड में किया, समझ रहे हैं कि संविधान किस की तरह का मिसमैनेजमेंट था संविधान। उन्होंने आगे बोल दिया कि अगर, अब ये तो हमको पता है आपके यहाँ संविधान है, और ये भी पता है कि आप कह रहे हो कि लोग अगर नहीं माना जाए तो कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार ये क्यों चाहती है कि कोर्ट तक लोग जाएं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। तो वो एक तरीके से फंस गए, और जवाब देने का तरीका तो बहुत ही रूड और बहुत किसी भी स्तर का नहीं था। सिर्फ देश के बारे में जो एक इमेज बनी होगी कि किस तरह का विदेश मंत्रालय है, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो 5 देशों का दौरा है, वो मोदी जी के दोस्तों के हित साधने के लिए था, और कवरअप के रूप में दूसरी चीजों को डालने की कोशिश की गई, जिससे जिसमें देश का कोई हित नहीं था, उल्टे देश की जो डेमोक्रेसी है उसकी फजीयत और ज्यादा हो गई, और देश के सम्मान में गिरावट आई। खैर, ये 5 देशों का दौरा और ये तो सब हुआ ही, लेकिन इस समय विश्व में बड़ी हलचल चल रही है सर। इधर पुतिन, ये ट्रम्प साहब चीन से मिल के आए, चीन के राष्ट्रपति से। फिर पुतिन साहब अभी कल गए, आज भी शायद वहीं हैं। और अभी शाहबाज भी जाने वाले हैं शायद वहां पर, चीन। और ईरान का जो मसला है, वो भी बड़ा पेचीदा होता जा रहा है कि एक तरफ आता है कि बस समझौता होने की कगार पर है, और दूसरी ओर वो अटैक भी चल रहे हैं बड़ी तेजी से। तो ये, इसको कैसे समझे, मतलब ये देखिए, भ्रम। इसका सीधा सीधा सवाल, जो बात है वो अमेरिकी साम्राज्यवाद जिस तरह से मुखर होके दूसरे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसकी जो विफलता हुई है ईरान के साथ युद्ध में, ईरान पे हमले में, बल्कि युद्ध क्या कहें, उस हमला जो है उसका, वो तो उसने तो डिफेंस में बिल्कुल किया जो हमला किया। किया, तो और टारगेटेड उसमें हमला किया। टारगेटेड हमला किया, और उसमें जो इनकी फजीयत हुई है, और जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ के ले आए और वहां पे देश पे कब्जा कर लिया, हमारी कंपनियों का हित साधने वाले लोग हम वहां ले आए, तो जो रिजीम चेंज का जो सपना देख रहे थे वो तो हुआ ही नहीं। नहीं केवल वो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ कि अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पे लॉस भी हुआ है। उसके इतने फाइटर जेट्स आज, 42 फाइटर जेट। 42 फाइटर जेट्स गिरे हैं, तो वो तो खरबों रुपए के हैं, खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। नंबर टू, वो जो ईरान के साथ में बातचीत में जो ईरान ने जो एक तरीके से जो परिपक्वता का परिचय दिया और निर्भीकता का जो परिचय दिया, और बड़ी परिपक्वता के साथ में उन्होंने अपने जो टर्म्स रखे, और जिसमें ये कहा कि आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात थी। और वो युद्ध रुक नहीं रहा है, और उसमें ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एक बड़ी और बात ये और भी है सर। जैसे दूसरी बात इनकी मुश्किलात ये है कि ये डराना चाहते थे कि हम परमाणु शक्ति हैं, और जैसे हमने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में कर दिया था, वैसा तुम्हारा जो बार बार ट्रम्प का ये कहना कि तुम्हारा निस्तानबूद कर देंगे, 5,000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलेंगे, ये सब कहने का मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर धमकी थी। और अब भी उसके बाद ये कहना कि आपके पास 400 किलोग्राम जो संवर्धित यूरेनियम है वो हमको सौंपो, इस तरह की जो शर्तों की बात, और ईरान ने वो मानी नहीं। तो इनकी जो युद्ध लगातार अपनी शर्तों पे खत्म करने की बात कर रहे थे, वो इनके गले की हड्डी बन गई है, गले में फंस गई है। और इसमें एक बड़ी भूमिका रूस और चीन की। चीन की है। ड्रोन सप्लाई में जो चीन ने जिस तरह का डिफेंस उसको दिया काउंटर हमले करने के लिए, और जिसमें इनको ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी नहीं हुआ, और बैकडोर से जैसे नहीं, वो रशिया सैटेलाइट ने से जो रशिया ने जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स दी है, और वो सारा, तो चूंकि रशिया से सीधा वो कह नहीं सकते थे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया साफ साफ भूमिका अमेरिका की देख रही है, वहां वो हथियार सप्लाई कर रहा था। और इधर चूंकि रशिया चीन के साथ, चीन के माध्यम से भी ऑपरेट कर रहा है, और चीन ने इसमें बहुत बैलेंस स्टेप ली, उसने किसी तरह का अफरा तफरी नहीं दिखाई, उसमें बैकडोर एक तरीके से उसकी जो मदद हुई, उसके उसके चलते तेहरान टिक पा रहा है, और उल्टा चीन मजबूत होकर इसमें से निकला।
तो इसके चलते ये जो अभी यात्रा इस तरह से दिखाई गई है कि वो शायद कोई बायलेटरल व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, युद्ध की कोई बात नहीं है। असल में तो इसको कैसे निकले, यूनाइटेड स्टेट्स है वो अपने आप को इस दलदल में से जो फंस गया इसमें निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे इज्जत भी बच जाए और ईरान का हम ले दे के ये मैसेज देने की उस स्थिति में आ जाए कि हमने सरेंडर करा दिया, क्योंकि उसको अपनी स्थिति भी मजबूत करनी है। यूनाइटेड स्टेट्स में खुद में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। इसी तरह से इसराइल में भी नेतन्याहू की स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो दोनों के लिए ये इंपेरेटिव है। नेतन्याहू तो बात करने के लिए चाइना और रसिया से जा ही नहीं सकता था, तो इसने इसकी यात्रा की है। तो सारी अफरा तफरी जो है, ये जो ईरान पे हमला हुआ इसके इर्द गिर्द है। अब इस आग को बुझाएं कैसे, और अब खुद के हाथ जल गए। तो इसलिए इसके इर्द गिर्द ये जो जितनी एक्टिविटी आपको पॉलिटिकल दिखती है, चाहे पुतिन की रूस की यात्रा, चाइना यात्रा हो, चाहे ट्रंप की चाइना यात्रा हो, वो सारी इसके इर्द गिर्द है। और चूंकि पाकिस्तान तो उसमें मध्यस्थ बना हुआ है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कर रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है वो भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो स्थिति सफलता नहीं भी मिली तो वो तो एक विश्वसनीय सूत्रधार या बना ही हुआ है। तो हमारे हमारे लिए तो, मोदी जी के लिए वो भी एक बड़ा बीजेपी आरएसएस के लिए संकट हो गया कि हम जो कह रहे थे विश्व गुरु हैं, इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। और जिसको हम दुश्मन देश करार कह चुके हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, वो होस्ट बोले साहब ने तो कहा है कि पाकिस्तान से बात करो। और अब उनको तो कहना पड़ रहा है कि खेल पाकिस्तान से बात खेल करनी बिगड़ पड़ेगी। गया सारा। है? तो सर ये स्थितियां इस हैं। सारी स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि दो तीन चीजें बहुत साफ हुई। एक तो ईरान जो है क्षत्रिय ध्रुव बन करके उभरा। बिल्कुल। पूरा मिडिल ईस्ट का जो है, और बल्कि तुर्की उर्की भी उसमें जोड़ लो आप, भले अजरबैजान तुर्की वगैरह, तो उसमें एक बड़ा प्लेयर निकल के आया। चीन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बिल्कुल। और ट्रम्प साहब ने अपने हाथ जलाए और हॉर्मुज अपने आप ही ईरान को दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब अगर वो उसका हमला टाइम नहीं पर। करते तो ये सारी स्थिति पैदा ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल और मतलब। ईरान का कोई मकसद ही नहीं था। ईरान ने तो उसको तब यूज किया जब देखा कि यार ये एक वेपन की तरह यूज हो सकता है, तब उसको काम में लिया। बिल्कुल और अब वो क्यों छोड़े, उसकी टेरिटरी में है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल उसकी तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। तो अब इस तरह से ट्रम्प साहब जो है फंस गए। समझ गया। और कांग्रेस में भी वो हार ही गए हैं, तीन चार वोट उनके बिल्कुल कम पड़े हैं। और उनकी पार्टी के लोगों ने ही वोट नहीं किया है उनको। बिल्कुल। तो खैर अब जो स्थिति होगी देखेंगे। दोस्तों ये सारी बात आपके सामने हमने रखी। आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।